अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे महंगाई और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश हुए अनुपूरक बजट के बारे में। बहनों भाइयों, इस वक्त देश में महंगाई आसमान छू रही है। खाद्य पदार्थ हो या फिर तेल हो, हर चीज में आग लगी हुई है। सामान्य सब्जियां भी इस वक्त आपको दोगुने दाम पर मिल रही हैं। महंगाई बेकाबू है और कोरोना की मार झेल रहे, लॉकडाउन की मार झेल रहे आर्थिक मंदी से त्रस्त लोगों के लिए यह वक्त बड़ी परेशानियों और बड़ी मुसीबत वाला है। जिसके जेब में पैसे हैं उनके लिए भले ही महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, लेकिन मैं ऐसे असंख्य और करोड़ों उत्तर प्रदेश के अपने भाई बहनों के बारे में जानता हूं जो इस वक्त महंगाई के चलते बहुत परेशान हैं, जिनके जीवन का अभिन्न हिस्सा, जिनके जीवन से तमाम वो चीज़ें गायब हो चुकी हैं जिनका इस्तेमाल वो पहले करते थे। आज स्थिति है कि 2 समय की रोटी मिल जाए, यही सबसे बड़ी सफलता का कारण, यह इस वक्त की सबसे बड़ी मेहनत है लोगों के लिए। वरना क्या कारण है कि सरसों का तेल 200 रुपये प्रति लीटर। सरसों का तेल बहनों भाइयों कौन इस्तेमाल करता है? आम गरीब आदमी करता है, निम्न मध्यम वर्ग करता है, मिडिल क्लास करता है, नौकरी पेशा वाला तबका करता है। बड़े लोगों के पास तो तमाम खाद्य तेलों के तरीके मौजूद हैं और उनके पास एक से एक बढ़कर एक अच्छे ब्रांड मौजूद हैं। वो मनचाही कीमत पर खरीद सकते हैं। लेकिन आप उनका सोचिए, जो गरीब लोग हैं उनका सोचिए, जो सामान्य तनख्वाहों पर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, जो सामान्य तरीके से काम करके अपना घर चला रहे हैं, जो मजदूर तबका है, उसके लिए खाना बनाने का माध्यम क्या है? सरसों का तेल। और अगर वो 200 रुपये लीटर मिलेगा तो सोचिए किसी का घर कैसे चलेगा। आज सुबह एक और दुखदाई खबर आई कि घरेलू गैस की सिलेंडर की कीमत 25 रुपये फिर बढ़ गई। आपको पता है लखनऊ के भीतर यानी उत्तर प्रदेश के भीतर 900 रुपये के आसपास सिलेंडर मिल रहा है, वो भी घरेलू सिलेंडर। एक सिलेंडर रसोई में इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके पास 900 रुपये होने चाहिए। क्या गांव के लोगों के लिए इतने पैसे नसीब हैं? क्या गरीब आदमी के बजट में इतने पैसे हैं? जो सिर्फ मामूली तनख्वाहों पर काम करने वाले लोग हैं, क्या वो इतनी महंगाई अफोर्ड कर पाएंगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है नहीं कर पाएंगे। लोगों ने अपनी बहनों भाइयों ज़रूरतें को घटा लिया है। अब लोग लग्जरी आइटम नहीं खरीदते हैं, अब लोग अपने सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वक्त लोगों का ये कि जीवन कैसे चले, सारा फोकस इस बात पर आ गया है। महंगाई ने इस कदर हाहाकार मचा के रखा हुआ है। डीजल पेट्रोल में होड़ लगी कि कौन 100 रुपये के पास पहुंचेगा, पेट्रोल पार कर गया है। इस कदर महंगाई ने लोगों के जीवन में बड़ी मुश्किलें पैदा की हुई हैं, विशेष तौर पर हमारी माताओं बहनों के, जिनके जिम्मे है घर चलाना, जिनके जिम्मे है किचन को संभालना, जिनके जिम्मे है घर को ठीक से संचालित करना, बच्चों की फीस, बच्चों को पढ़ाना, बिजली की महंगा होना। आपको पता है कि आसपास के राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक महंगी बिजली मिलती है। इतनी महंगी बिजली लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? उत्तर प्रदेश में बिजली कंज्यूम करना डरते हैं लोग, क्योंकि यहाँ बिजली की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं, अतिरिक्त चार्जेस सबसे ज़्यादा वसूले जाते हैं। नगर निगमों ने अपने टैक्स बढ़ा दिए हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सब में अभूतपूर्व वृद्धि हो चुकी है। अगर आप झोला लेकर सब्जी खरीदने जाएं, आपके पास 1000 रुपये है तो आपका आधा झोला भी नहीं भरेगा और आपको वापस लौटना पड़ेगा। फल फ्रूट तो जो लोग बहुत बड़े लोग खाते हैं, अगर आप किसी के यहाँ जाएं और अगर आपको वो फ्रूट्स कुछ ऑफर करे खाने के लिए तो आप समझिए कोई एक अमीर व्यक्ति होगा। अब लोगों की पहुंच से फ्रूट बाहर हो चुका है। फल फ्रूट ये दूर की बात हो गई है, अब तो सब्जी खरीद के घर परिवार चलाने का संकट है। विषय इस बात का है, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि इस बार जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा। हम निरर्थक मुद्दों पर चर्चा न करके जनता के उस मुद्दों की चर्चा करें जो हमारे 24 करोड़ भाई बहन प्रतिदिन भुगतते हैं। इनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, लेकिन इनके खर्चे बढ़ गए और महंगाई ने इनकी कमर तोड़ दी है। बड़े लोगों को ना तब कमी थी, ना बड़े लोगों को आज भी कमी नहीं है, लेकिन गांव गरीब, मोहल्ला और पुरवा में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहन बहुत परेशान हैं। आज मैं ये डिबेट करने से पहले मैंने 10 ऐसे लोगों से बात की जिनमें नौकरी पेशा तबका भी है, मजदूर तबका भी है, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग हैं, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग। अधिकतर लोगों की ये शिकायत थी कि उनका काम धंधा बंद हो चुका है, उनकी नौकरी जा चुकी है, या अगर नौकरी कम नौकरी कर भी रहे हैं तो आधी तनख्वाह पे कर रहे हैं। बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है उनके पास,
लोगों के पास बिजली का बिल भरने के लिए उनके घरों की बिजली कट रही है, लोग एक कमरे में रह रहे हैं ताकि एक ही कमरे की बिजली का इस्तेमाल हो। पेट्रोल डीजल की हालत को आप देख ही रहे हैं। तो महंगाई पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? महंगाई ने आम आदमी पर छापा मार दिया है। तो आम आदमी को क्या करना चाहिए? अपना हिसाब किताब देना चाहिए, जैसे हम लोगों ने दिया। तो आम आदमी को भी अपना हिसाब किताब देना चाहिए, क्योंकि महंगाई ने जिस प्रकार से आप सब पर छापा डाला है, ये बहुत चिंता की बात है। हमें महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। हमें सरकारों को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा, क्योंकि अगर महंगाई इसी प्रकार बढ़ती रही और हमारे भाई बहनों की आमदनी नहीं बढ़ी तो आने वाले वक्त में परेशानियां और बढ़ेंगी। गन्ना किसानों का पैसा 17,000 करोड़ बकाया है, लेकिन यूपी में चीनी 37.5 रुपया प्रति किलो मिल रही है। चीनी की कीमत बढ़ रही है, आटे का भाव बढ़ गया है, दाल की कीमतें आसमान हैं, सरसों का तेल मैंने बताया 200 रुपये लीटर है, पेट्रोल डीजल की ये हालत है। सब्जियां आप खरीदने जाइए तो रोना है। फल फ्रूट तो अब कोई घर पे अगर बहुत प्रतिष्ठित मेहमान आता है तब आएगा, या तो अमीर लोग अब फल खाते हैं, गरीबों के बस का नहीं रह गया फल। तो ऐसे हालात में सरकारों की जिम्मेदारी क्या है? एक जनता के रूप में हमें क्या करना चाहिए? और हमने अपने जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप ये बताइए कि इस महंगाई के लिए कौन लोग जिम्मेदार है और आप महंगाई पर नियंत्रण स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। महंगाई हिंदुओं की समस्या नहीं है, महंगाई मुसलमानों की समस्या नहीं है, महंगाई शमशान कब्रिस्तान नहीं देखता। महंगाई तो सबके लिए है। जो सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हिंदू को मिलेगा, वही मुसलमान को भी मिलेगा। आपका मूल मुद्दा यह होना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर आप मुद्दों पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक बेहतर उत्तर प्रदेश बना पाएंगे, जहां आपके बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, तरक्की के अवसर मिलेंगे और आपको आपकी क्षमता के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक सामान उपलब्ध होगा, महंगाई के बिना। हमें एक ऐसे उत्तर प्रदेश की कल्पना करनी है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना है जहां पर महंगाई इस कदर से न बढ़ी हो। हमें चीज़ों पर ऐसे नियंत्रण करना होगा, और हमें ये कौन करेगा? हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे, हमारी सरकारें करेंगी। ये हमारी सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि इधर उधर की बात मत कीजिए। हमारे लिए जो मूल मुद्दा है, हमें उन मूल मुद्दों पर टिकना है कि भाई आप जवाब दीजिए कि महंगाई क्यों बढ़ी हुई है। बाकी मुद्दों पे हम चर्चा कर लेंगे, कौन क्या बयान दे रहा है, कौन विवादित बयान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन मंदिर में जाने से रोक रहा है, कौन ताजिया नहीं दफन होने दे रहा है। यह मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश का। एटीएस अपना दफ्तर कहां खोलेगी, यह मुद्दा नहीं है। जहां सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी, एटीएस को वहां खोलना चाहिए, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा बढ़ती हुई महंगाई है, और इससे सब कोई प्रभावित है। हम भी प्रभावित हैं, आप भी प्रभावित हैं, गरीब आदमी प्रभावित है, नौकरी पेशा वाला तबका प्रभावित है। छोटे व्यापारियों की हालत बहनों भाइयों बहुत ही खराब है। किराना व्यापारी तबाह और बर्बाद हैं। ऑनलाइन स्टोर्स ने उनके धंधे को खत्म कर दिया है। आज किराना व्यापारी घुट घुट कर जी रहा है, उसके यहाँ कोई ग्राहक तक मौजूद नहीं है। वो बड़ी कंपनियों को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, जो घाटा उठाकर भी सस्ते में सामान बेचने की कोशिश कई कंपनियां करती हैं। ये गरीब व्यापारी कहां जाएगा? जीएसटी की मार से इसकी कमर पहले टूट चुकी है, अब तो इसके पास जीएसटी रिटर्न भरने के पैसे नहीं बचे। तो हमें समग्र रूप से समाज के सभी तबकों के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार किसी एक की नहीं होती, सरकार सबके लिए होती है। सरकार की नीतियों से हर कोई प्रभावित होता है, गरीब आदमी भी, अमीर आदमी भी, नौकरी वाला भी, व्यापारी भी, उद्योगपति भी और कारपोरेट भी, सभी प्रभावित होते हैं। बच्चों की स्कूल की फीस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कोरोना के टाइम भले ही लॉकडाउन रहा, लेकिन फीस सबसे वसूली गई। यह भी एक बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप फीस है। जिसकी सैलरी पहले 50,000 थी, आज वो 20,000 25,000 पे काम कर रहा है, या फिर उसकी जॉब चली गई है, वो जमा पूंजी खा रहा है। कितने दिन जमा पूंजी चलेगी, इसके बाद वो कहां जाएगा? तो हमें इस चिंता पर खुलकर बात करनी होगी। हमें इस सीरियस इशू पर डिस्कशन करना होगा। और मैं अपेक्षा करता हूं उत्तर प्रदेश के अपने सभी विधायक बंधुओं से कि आप भी जनता के बीच जाएंगे। अब चुनाव होने वाले हैं, जनता आपसे सवाल करेगी। ये सही वक्त है कि आप विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आप वहां सवाल उठाइए और पूछिए इस बात को कि बढ़ती महंगाई का कारण क्या है। आप किसी का अनुपूरक बजट पास कराने के लिए सिर्फ नहीं आते हैं,
आपका ये समय बहुत कीमती है और विधायकों को अपनी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश के विधायक शोपीस हो गए हैं कि वो किसी का बजट पास कराएं और वापस अपने घर भेज दिए जाएं, या फिर विधानसभा को हम सार्थक परिचर्चा का केंद्र बनाएंगे जहां पर हम इन सब मुद्दों की चर्चा करेंगे जिससे गांव, गरीब, मजरा, पुरवा, छोटे शहर का आदमी प्रभावित है। कुछ बयान सुनिए आप। उत्तर प्रदेश के भीतर जयपुर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, इन सभी राज्यों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें उत्तर प्रदेश में कम हैं और राज्य सरकार का निरंतर ध्यान है कि कीमतें न बढ़नी पाए। कोई चीज ऐसी नहीं है जो जनता को खरीदना है, जनता को उसको पैसा देना है, टैक्स देना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको महंगी न कर दिया। सस्ता केवल एक चीज है, लोगों का जान लेना। इसके सिवाय सब चीज महंगी है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी, किसानों की आय घट गई, किसान आंदोलित है। कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। हमने जनता से वादा किया है विपक्ष के रूप में सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका सड़क से लेकर सदन तक निभा रही है। एक बार रोक करके हमने कहा कि नहीं, ये किसान और महंगाई और आज तक गन्ना का मूल्य न बढ़ाया जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारी इसमें चर्चा कर लीजिए। लेकिन तब तक हंगामा हुआ, सरकार को मौका मिल गया, सरकार ने हाउस को एडजर्न कर दिया। तो अब ये जो महत्वपूर्ण समस्या, हमारा क्वेश्चन और भी गया और हमारी जो महत्वपूर्ण समस्या 311 में जो हम पहले रखना चाहते थे वो भी निकल गया। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जूही सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। अब ये पूर्व प्रवक्ता हो गई हैं, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा की। हम सब इनको मुबारकबाद देते हैं नए असाइनमेंट के लिए। इनको पूर्व प्रवक्ता लिखा जाए और इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की महिला विंग का लिखा जाए। अब इनका प्रवक्ता अब नहीं रही हैं ये। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता जी मौजूद हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हैं। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। सिद्धार्थ कलहंस जी उत्तर प्रदेश में बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों के बड़े पत्रकार हैं और मनोज अग्रवाल जी से इत्तेफाक कई मामलों में नहीं रखते हैं, तो इसलिए मैंने आज इनको भी आमंत्रित किया है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया। और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आज 3 महिलाएं पैनल पे हैं जो घर भी चलाती हैं, राजनीति भी चलाती हैं और अपना कारोबार भी देखती हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का ये तीनों प्रतीक भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। शबनम जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आप भी एक अपना घर चलाती हैं। इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, 900 रुपये का सिलेंडर मिलना, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल मिलना, 100 रुपये के पार डीजल पेट्रोल चले जाना, आखिर जनता करे तो करे क्या, जिए कैसे? आपको ये बात समझ में नहीं आती? ब्रिजेश जी, सबसे पहली बात कि निश्चित तौर पे महंगाई है, लेकिन आधे सत्य को रखना भी कहीं ना कहीं झूठ को परोसना माना जाता है। कि अगर हम महंगाई की बात करते हैं कि तेल की कीमत बढ़ गई और हम इसको कंपेयर ही नहीं करते कि यूपीए सरकार के 2011 से लेके 14 तक तेल की कीमतें देख लें तो 877 से लेके 1241 तक पहुंच जाता है और कभी भी वो 600-500 के आंकड़े तक नहीं आ पाता है। लेकिन हमारी सरकार आती है तो तेल की कीमत गिरती है और वो 600 से लेके अभी 800 तक पहुंची है। 1241 जब था और 1021 जब तेल का दाम था तो हमें 12 सिलेंडर 12 महीने में नहीं मिलता था। कतार लगा के रह जाइए, एड़ी चोटी एक करके रहे। मैं घर भी देखती हूँ, गृहिणी भी हूँ, इसलिए निश्चित तौर पे इस बात को कभी भूल नहीं पाती। आपको कोई कठिनाई नहीं है? 900 रुपए का एक सिलेंडर अगर बिक रहा है तो मिल रहा है तो 900 रुपए के सिलेंडर से आपको कोई दिक्कत नहीं है? ब्रिजेश जी, मैं अपनी बात पूरी रख लूं, फिर आपकी और बातों का भी जवाब दे दूंगी। और तब जो आज ठेले पे सिलेंडर लेके सदन सत्र में सड़क पे रहते हैं, सदन में नहीं रहते, उन्हें इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने इतने लंबे समय में क्या कर दिया। अब तो जनता ने उन्हें समेट के 2-4 राज्यों में रख छोड़ दिया है। वहां पे देखिए तो पेट्रोल के दाम हमारे प्रदेश से ज्यादा है, तब भी तो आप ये कहना चाहती है कि जनता खुद जिम्मेदार है? जी, जनता खुद जिम्मेदार है इस महंगाई के लिए क्योंकि उसने आपको चुना, इनको समेट के रख दिया। देखिए, जनता को जिस तरीके से हमने
इस कोरोना आप मुझे जो केवल है, ये बात बताओ कि क्या 200 रुपए लीटर का सरसों का तेल आपको मंजूर है? 900 रुपए का सिलेंडर आपको मंजूर है? 100 रुपए देखिए, डीजल पेट्रोल आपको अगर मैं मंजूर अपनी है? पूरी बात नहीं रखती हूँ तो फिर आधी अधूरी बात तो कभी भी सत्य भी नहीं हो आज सकती, और आज की उस पे डेट में कुछ जो हो रहा है मैं तो वही पूछ रहा हूं मैडम, मैं मैं कोई आज इतिहास की थोड़ी बात पूछ रहा कर हूँ। रही हूँ। भाई मैं आज हमको की महंगा बात मिल रहा है, कर हमें रही जवाब हूँ, दीजिए इस कि ये बात को सस्ता कब दिखा रही करेंगे? हूँ। मैं आज की बात कर रही हूँ और इस बात को बता रही हूँ, तथ्यों को रख रही हूँ कि किस तरीके से अगर विपक्ष हाहाकार करता है, निश्चित तौर पे उस वक्त भी हमें महंगाई दिखी, और उस वक्त के अगर हाहाकार कंपेयर रही है, ये करते मैडम बात हैं, वो समझ पहला गई राउंड है, मैं। उनको कहने दीजिए। सदी की सबसे बड़ी महामारी होते हुए भी अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि जो मतलब आपको लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिलेंडर का दाम बढ़ जाए, सरसों का तेल बढ़ जाए, सब्जी महंगी हो जाए, आपको है कोई मतलब नहीं? ब्रिजेश जी, जब मैं छोटी थी 500 रुपए तनख्वाह मिलती थी मेरे माता पिता को, और सारी कुछ उपलब्ध हो जाता। मेरे बच्चे छोटे थे तो 20,000 तनख्वाह में सब। समय के साथ तनख्वाह बढ़ती ओके। है, महंगाई तो बढ़ती है, ये ये मैं आपको तब मानती हूँ। एहसास क्यों नहीं हुआ जब पर आपके पास सत्ता नहीं थी, आप हमने विपक्ष में थे, यूपीए के टाइम रोज ही से महंगाई को लेकर घटाई आंदोलन है। करते थे। आज आप कह रहे हैं कि यूपीए जितना पैसा मिले एडजस्ट कर लो। आप एडजस्टमेंट की बात क्यों ब्रिजेश करती हैं? जी, आप महंगाई कम हमने करिए। यूपीए के समय से महंगाई घटाई है, इस बात को मैं ओके तथ्यों जूही, के साथ थैंक यू रख शबनम रही जी, हूँ। शुक्रिया आपका। मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। जूही सिंह जी, देखिए शबनम जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लोग को कोई फर्क पड़ रहा हो तो आप बताइए। गरीब आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है, नौकरी पेशा वाले को क्या फर्क पड़ रहा है, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को क्या फर्क पड़ रहा है? ब्रिजेश जी, दुखद है कि सरकार और सत्ता ऐसा कह रही है, और आपको साधुवाद के विषय आपने उठाया जो हर गृहिणी के लिए एक जरूरी विषय है, हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए जरूरी विषय है, और जिन लोगों को इन्होंने कहा कि उज्ज्वला के लिए गैस सिलेंडर दिए थे उनके लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। 3.15% लोगों ने उज्ज्वला योजना की रिफिल कराई है, ये बात मैं शबनम जी को बता दूं। दूसरी बात कि आपके पिछले 6 महीने में निरंतर गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आज गैस के दाम आपने 25% बढ़ा दिए, 265 रुपए दाम बढ़ गए हैं। कैसे आदमी खाना पकाएगा और क्या खाएगा? आप कहते हैं हम लोगों को फ्री राशन देते हैं, केवल 5 किलो आटा या 5 किलो चावल देते हैं। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, फलों के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति, आपने कहा कि तनख्वाह बढ़ रही है तो रुपए की कीमत भी बढ़ रही है। 97% लोग कहते हैं कि हमारी आय घट गई, 49% लोग कहते हैं हमारी बचत घट गई। रोजगार जा रहे हैं, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, सुरक्षित रोजगार, उसी में सीमित आय में घर चलाना है। तो रुपए की कीमत और अर्थव्यवस्था को शबनम, पर ये महंगाई का ठीकरा तो यूपीए वालों पर फोड़ रही है और बता रही है शबनम जी की ये सब यूपीए के टाइम भी था और अभी नहीं है। भाई जवाब तो हमें आज के चाहिए कि 900 रुपए का सिलेंडर कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं आज के दौर में? जी ब्रिजेश जी, सरकार आज इनकी है, जनता इनसे जवाब मांगेगी। नहीं तो जनता को सरकार की जरूरत ही क्या है? अगर ये कहते रहे कि 40 साल पहले, 20 साल पहले किसने क्या किया, आज तो बताइए। क्या जब क्रूड ऑयल के दाम कम हुए थे तब आपने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे मैडम? और ये पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो रही, ये घरेलू गैस सिलेंडर की बात हो रही है। जरा अपनी उज्ज्वला योजना, जो आपकी बड़ी एक प्रचार, थैंक यू मोदी जी वाली योजना है, तो उस पर प्रचार पे आपने कितना खर्च किया और लोगों को कितनी सब्सिडी आपने दी, ये भी आकलन कर लीजिए। एक महिला का दर्द तो समझिए। आपके क्या आप ये महसूस करती हैं जूही सिंह जी की उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए महंगाई इस बार एक बड़ा मुद्दा बनेगा? जी ब्रिजेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। व्यक्ति कमाता है, घर लाता है, उसी में उसको घर चलाना है, बच्चों की फीस देनी है, अपने रोजमर्रा के खर्चे भी उसमें मीट करने हैं। तो कैसे, जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, आप ना हमारी रुपए की और आय की कीमत बढ़ रही है, बचत निरंतर खत्म हो रही है। सरकार की तरफ से कहा जाता है, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर स्टेक होल्डर को इसमें कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। तो खाना भी खाना छोड़ दें, पकाना भी छोड़ दें, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना छोड़ दें और कह दें एक पोस्टर लगाने के लिए हमारे कर का इस्तेमाल हो जाए कि थैंक यू मोदी जी, थैंक यू योगी जी। तो ये किस तरह की सरकार? बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं प्रियंका जी। अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी, 900 रुपए का सिलेंडर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए डीजल पेट्रोल है, शबनम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है, शबनम जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जियां 2 गुनी 3 गुनी कीमतों पर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब के पहुंच से और मध्यम वर्ग की पहुंच से फल फ्रूट दूर हो चुका है,
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं ये सब आपकी वजह से हो रहा है। देखिए, मैं तो सीधे ये कहूंगी कि शबनम जी आज जले पे नमक छिड़क रही हैं। उनका मानना ये है कि विपक्ष परेशान किसके, है। हमारे जले पे या आपके जले पे? हमारे और आपके नहीं, जनता के जले पे नमक छिड़क रही हैं। उनका मानना ये है कि ये विपक्ष परेशान है, उनको ये लगता ही नहीं कि जनता परेशान है। आप देखिए कि जिस समय में 32 करोड़ से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हों और 23 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हो, 97% लोगों की आय घट गई हो, और जिस प्रदेश के में हम बैठे हुए हैं वहाँ 4 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, ऐसे समय में ये कह रहे हैं कि आप जो गैस का सिलेंडर है वो 8 महीने में 11 बार उसका प्राइस बढ़ा है, आज भी बढ़ा है 25 रुपये। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये 2014 में सिलेंडर खरीदती थी कितने रुपए में, आज जो ये कंपैरिजन कर रही हैं वो कहाँ से कंपैरिजन लेके आई हैं, ये समझ में नहीं आया। जो 410 रुपए का सिलेंडर था वो आज 897 रुपए का खरीद रहे हैं लोग, फिर भी इनके लिए महंगाई नहीं है। आप ये बताइए कि पेट्रोल डीजल जो हर आम आदमी, किस तबके को ज्यादा परेशान कर रही है, किस क्लास को? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये आम आदमी है, आम जनता जो कमाती है, रोज खाती है, जिसकी नौकरी है। और बड़े आदमियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर्सिडीज वालों ने कभी पूछा भी नहीं होगा कि डीजल का प्राइस क्या है। पर शबनम जी कह रही है एडजस्ट कर लो महंगाई है, तो क्या हुआ? तो शबनम जी तो एडजस्ट कर ही लेंगी, उनको क्या दिक्कत पड़ी है? नहीं, वो आपको नहीं कह रहे कि आप भी एडजस्ट कर लो, महंगाई है। पहले 500 में काम चल जाता था, 20,000 में नहीं चलता। और आपके एडजस्ट करने से नहीं होगा, ये जनता बैठी हुई है, ये जो 32 करोड़, मतलब ये इनका कहना है कि महंगाई है तो सही लो, ये कहना चाहती है बेसिकली। ये पूछ रही है सवाल, ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये सवाल 32 करोड़ की जनता पूछ रही है। और पूछ रहे हैं कि इस पूरे देश के लोग कि क्या ये वही लोग हैं जो गैस सिलेंडर के प्राइस को लेकर सड़कों पे आ जाया करते थे, आज कहाँ हैं? आज ये अपने घरों में बैठे हुए हैं, कल वो बहुएं थी, आज वो सास बन गई है। कि अगर महंगाई इतनी बड़ी समस्या है, करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, तो अपोजिशन इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहा है? देखिए, अपोजिशन बिल्कुल मुद्दा बना रहा है, रैलियां निकाल रहा है, पर इनके कान में जू नहीं रेंग रही। कोई पोस्टर लहरा रही है शायद। नहीं, इनके पास एक्सक्यूज देखिए क्या है इनके। मैडम, आपको टाइम दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। यहाँ पोस्टरबाजी का कोई स्कोप नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, खूब आप पोस्टर दिखा नहीं, मैं गलत तथ्य रखने आप बिल्कुल इनको मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा, मैं आपको पूरी छूट दूंगा, लेकिन पहले राउंड में बात हो जाने दीजिए। मैं पूरा समय दूंगा, आपसे वायदा करता हूँ, आपसे वायदा करता हूँ, मैं पूरा समय दूंगा इनको बात रखने दाम बढ़े हुए हैं, मौसम की वजह से गैस के दाम बढ़े हुए हैं, जैसे ही गर्मी आएंगी वैसे ही रेट कम हो जाएंगे। प्याज के रेट नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, प्याज के रेट बढ़ेंगे तो ये कहेंगे हम तो प्याज खाते नहीं है भाई। इनके लिए मुद्दा क्या है? इनके लिए मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी के दादाजी किस जाति के थे, इनके लिए ये मुद्दा है। इनके लिए ये मुद्दा है कि हिंदू परेशान है या मुस्लिम परेशान है, इनके लिए ये मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा है कि पाकिस्तान परेशान करना है, पाकिस्तान मुद्दा है, मुसलमान मुद्दा है, तो हिंदू मुद्दा है, मार्केट में पता आपको तालिबान आ गया है। हाँ, अब तालिबान मुद्दा है। मतलब हमारे देश की जनता अगर सवाल पूछे तो वो सवाल नहीं पूछने का अधिकार रखती है। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं और आर्थिक मामलों पर हमने जब भी डिबेट की, प्रोफेसर साहब की राय का हम लोगों ने बड़ा स्वागत किया, सिवाय सिद्धार्थ कलहंस जी के, हम सब ने स्वागत किया। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर अग्रवाल जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज घरेलू गैस की कीमतें बढ़ी और जिस प्रकार से महंगाई का प्रभाव अब आम आदमी पर पड़ना शुरू हो गया है। पहले ये इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब वो इम्पैक्ट लोग फील कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? आर्थिक मंदी है, कोरोना के कारण लोगों की जॉब चली गई है या काम धंधे बंद हैं। अब थोड़ा घर चलाना सर दिनों दिन मुश्किल हो रहा है। आप क्या ऐसा महसूस करते हैं? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं जूही सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा और एक नए दायित्व के लिए, और वो एक सक्षम नेत्री हैं। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपके साथ चर्चा में शामिल होने का सौभाग्य मिला। और महंगाई, एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, महंगाई पर आने के पहले ये प्रदेश का दुर्भाग्य है। मैं पिछले कम से कम 30 वर्षों से आर्थिक विषय को प्रदेश के चुनाव में देख रहा हूं और इसकी राजनीति में देख रहा हूं। विकास कभी भी प्रदेश का मुद्दा बना ही नहीं, एक चीज। और यहाँ 3 बड़ी पार्टियों की नेत्री बैठी हुई हैं। मैं एक चीज और कहता हूं कि हमारे यहाँ प्रदेश में कभी भी विकास को लेकर के एकमत नहीं हुआ कि हम केंद्र सरकार से कोई लाभ ले सके। खैर, ये आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि एक ऐसा मौका था, जूही सिंह जी थी तो ये बात मन में आया तो मैंने कहा। अब जहां तक महंगाई की बात है, इस समय की जो महंगाई है इसको 2 रूपों में हम देखते हैं। एक सीजनल महंगाई
जो अभी चर्चा में आया, सीजनल महंगाई में सिलेंडर पेट्रोल नहीं आता है। सीजनल महंगाई में फल सब्जी आते हैं और वो सीजन के हिसाब से घटबढ़ होता है। मैं फिर ये कहूंगा, जो सीजनल वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ की वस्तुएं होती हैं, छोटे आदमियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से छोटे किसान के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब हम चिंता करते हैं उपभोक्ता की, हमें कृषक की भी चिंता करनी चाहिए कि उसको इसका लाभ कैसे मिले, क्योंकि जब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे अपनी पॉलिसी में, तब तक ये मुद्दा केवल एक सतही विषय बनकर रह जाता है और किसान अलग से और उपभोक्ता अलग से हम कभी नहीं देख पाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक बात आती है, मैं बार बार ये चीज कह चुका हूं कि पेट्रोल एक ऐसा दुधारू गाय है जिसको हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दूहना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता यहां पर कहेंगे, लेकिन उनकी जहां पर सरकारें हैं वो उस पर कहीं नहीं करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं अन्य हो। खासतौर पर इस कोरोना पीरियड में उनके लिए एक सॉफ्ट रेवेन्यू का टारगेट मिल जाता है, खासतौर पर तब जबकि उनके और आर्थिक क्रियाकलाप सीमित हो चुके होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा बहुत विनम्रता से ब्रजेश जी, कि आप ऐसी अपेक्षा न रखें कि पेट्रोल डीजल के दाम किसी भी राज्य में आने वाले समय में कम होने वाले हैं। कम से कम इस वित्तीय वर्ष में इसके दाम कम नहीं होंगे। एक सिंबॉलिक तौर पर 1-2 रुपया अगर किसी ने अपना वैट कम कर लिया तो मत समझिएगा, क्योंकि दाम बढ़ेगा तो उससे ज्यादा उनकी रिकवरी हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें कोई राहत मेरी मिलने चिंता वाली थोड़ा पेट्रोल नहीं डीजल से आगे बढ़ चुकी है। उठता है आम आदमी जो महंगाई फेस कर रहा है, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे खाद्य तेल हो, या रोजमर्रा की वस्तुएं महंगाई या तो घरेलू गैस। देखिए, ये तो खुली किताब है, महंगाई आम आदमियों को ही आहत करती है, ये और किसी को आहत नहीं करती है। हमेशा महंगाई का रोना किसका है? जी, गरीब आदमी का रोना या परेशानी नौकरी पेशा या पीड़ा आम आदमी की ही होती है। और जितना छोटा आदमी होगा वो भी आम आदमी है, वो भी आम आदमी है। और जितना छोटा आदमी होगा आय के हिसाब से, उतनी ज्यादा पीड़ा उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। और खास तौर पर अगर क्या निकट भविष्य में आप ऐसी कोई संभावना सर देखते हैं कि हम महंगाई को रोक पाएंगे और अपने आम गांव गरीब आदमी को कुछ राहत दे पाएंगे? रखनी चाहिए। दूसरा क्या है कि एक चीज और, मैं अभी यहां पर चर्चा सुन रहा था कि इसमें रोजगार के अवसर कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें अपनी आर्थिक रणनीति में थोड़ा बदलाव लाना होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी से मैं अपील करता हूं कि अब नौकरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को देने की क्षमता नहीं रही, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती, वो आर्थिक हमारे परिवेश देते हैं। हम स्वरोजगार हमारा खत्म होता जा रहा है। जब स्वरोजगार खत्म हो जाएगा तो किसी सरकार में, किसी देश में ये क्षमता नहीं है कि नौकरी दे सके, और भारत नौकरी वाला देश भी नहीं रहा है। तो सर एक सवाल है जो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपसे पूछा जाए वो सवाल, क्या निकट भविष्य में आप ऐसी संभावना देखते हैं कि वहां की महंगाई थोड़ा नियंत्रित होगी? स्वरोजगार जो उनका छीन रहा है और हमने नौकरी कह के उनका स्वरोजगार भी छीन लिया। बहुत शुक्रिया सर। मैं सिद्धार्थ कलहंस जी को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या महंगाई का वाकई में इम्पैक्ट आप जमीन पर महसूस कर रहे हैं? जो आम आदमी, गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा वाला तबका या मजदूर क्लास, किसान, ये सब महसूस करते हैं? ब्रजेश जी, जूही बहन जी को बहुत बधाइयों के साथ आज पहली बार उनके पद संभालने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इस बार की महंगाई दरअसल नहीं, इन्होंने वादा कर रखा है डिबेट में आती रहेंगी, दायित्व तो भले ही बड़ा मिल गया हो, लेकिन इन्होंने वादा कर रखा है कि ये डिबेट में रहेंगी। बिल्कुल आते रहना चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, गो अहेड। देखिए, महंगाई का एक तो आर्थिक पक्ष है, दूसरा एक व्यवहारिक पक्ष जो इस बार मुझे नया दिख रहा है। इस बार हमने महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान देखा है मिडिल क्लास को। खास तौर पर ये जो कोरोना के 1.5-2 साल गुजरे हैं, मिडिल क्लास के जो इसे फिक्स कॉस्ट और वेरिएटिंग कॉस्ट जो होती है, तो देखिए फिक्स कॉस्ट जो है उनको जो चीज़ें प्रभावित करती हैं, उन सभी चीज़ों के दाम जिनके आपने नाम अभी लिए हैं, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, वो तमाम चीज़ें, इन सभी चीज़ों के दाम बढ़े हैं और उसकी जो आमदनी है उस आमदनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जैसा अभी प्रियंका जी बहन बता रही थी कि 23 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियों में, तनख्वाहों में कटौती हुई है, काम करने की शर्तें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो पहली बार ऐसा दिख रहा है कि महंगाई का असर, देखिए गरीब
पर तो थोड़ी सी भी महंगाई का असर पड़ता है, मिडिल क्लास पर महंगाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास से महंगाई का असर दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। उम्मीद थी कि अनुपूरक बजट में कुछ ऐसा भी होगा कि जो आम आदमी को कुछ राहत देने के लिए होगा या कुछ, हालांकि बहुत ज़्यादा गुंजाइश अब बची नहीं है, ना यहाँ के ना केंद्र के बजट में। करों का निर्धारण जीएसटी काउंसिल वो अलग अलग बैठकों में करती है, उत्तर प्रदेश के हाथ में या किसी राज्य के हाथ में बहुत कुछ नहीं रह गया है। और आपने ना इत्तेफाकी की बात कही, लेकिन आज डॉक्टर साहब से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि राज्यों के हाथ में नहीं, अब मैं देख रहा हूं कि आप और वो काफी विषयों पर सहमत होते जा रहे हो, ये एक मैं परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ, राज्यों हमारे दर्शक भी महसूस कर रहे हैं। राज्यों की माली हालत इस समय ऐसी नहीं है कि वो वैट में कोई राहत देते हुए डीजल पेट्रोल के दाम घटा सकें। केंद्र सरकार के हाथ में ज़रूर है। और अगर आपको याद होगा, आपके इसी चैनल पे सबसे पहली बार मैंने जब एक प्रवक्ता महोदय ने ऑयल बॉन्ड का हवाला दिया था, मैंने आपको बताया था कि असल में ऑयल बॉन्ड है क्या और ऑयल बॉन्ड का बोझ कितना है और उस बोझ के नाम पर कितनी वसूली अब तक हो चुकी है, जो अब पिछले मैं देख रहा हूँ लगातार अब बहुत सारे लोग उसके बारे में बताने लगे हैं। तो केंद्र सरकार के हाथ में जरूर है कि कुछ ना कुछ राहत। निकट भविष्य में आपको लगता है कुछ राहत मिलेगी? मुझे देखिए, निकट भविष्य में आप डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने किसानों का एक जिक्र किया और उन्होंने, उनका शायद कहना ये था कि किसानों को उनके उपज की कीमत अच्छी मिल रही है। तो इसमें ये देखना होगा कि ज़्यादातर किसानों के घर में, धन्यवाद है कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुंच गए हैं और जो कि 410 रुपये से आज 2 गुने से ज़्यादा कीमत पे हो चुके हैं। क्या किसानों का गेहूं भी 2 गुने से ज़्यादा कीमत पे बिकने लगा है? क्या किसानों की उपज या किसानों के घर में जो खर्च था, क्या वो खर्च की भरपाई 2 गुने से ज़्यादा होने लगी है? ऐसा इत्तेफाक से नहीं हुआ है। किसानों को आज भी वो राहत नहीं मिली है। हाँ, डीजल पेट्रोल से लेकर खाद की कीमतें बढ़कर उनकी लागत में ज़रूर वृद्धि हो गई है और उस लागत के मुकाबले कोई फ़ायदा नहीं मिला उनको। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी आने वाले दिनों में जो शबनम जी कह रहे हैं कि फ़र्क एडजस्ट कर लो, तो हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा? मुझे लग रहा है अभी जो एक टर्म हम पिछली बार भी हमने इस्तेमाल किया था कि ये जो भाड़ा से उत्पन्न होने वाली महंगाई है वो अभी बहुत सारे सेक्टर्स ने रोक रखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक रोक पाना संभव नहीं है। आने वाले समय में और बढ़नी है इसको, मतलब महंगाई और बढ़ेगी। जी, महंगाई के और बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि अभी जो माल भाड़े हैं उन माल भाड़ों को बहुत सारे सेक्टर्स में अभी बहुत ज़्यादा उसका असर कोरोना के चलते दिखाया नहीं गया है। अभी वो दिखेगा, महंगाई थोड़ी और बीरेन जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। भाई बीरेन जी, इस बढ़ती हुई महंगाई का असर आप पर कितना है? क्योंकि आपसे लोग जानना चाहते हैं, अगर आप पर फर्क पड़ा है तो निश्चित तौर पर दूसरों पर भी फर्क पड़ा होगा। देखिए, बात महंगाई की 100 दिन में ख़त्म करने से शुरू हुई थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100 दिन में महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। कितने 100 दिन बीत गए ये जोड़ लें लोग। ये बात अलग है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ये हर सरकारों में एक अस्थायी समस्या बनकर उभरी है और कोई सरकार इससे निजात नहीं दिला पाई। हालांकि शबनम पांडे जी ये बात कह रही हैं कि महंगाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके हस्बैंड पांडे जी मेरे दोस्त हैं और वो एलडीए में चीफ इंजीनियर थे, रिटायर हो गए हैं। तो पांडे जी, इसलिए इन पर ज़्यादा हो सकता है महंगाई का असर न दिखता हो। मैं इनको जानता हूं काफ़ी समय से जी, लेकिन आम आदमी के सामने समस्या है। अभी डीजल किसान यूज़ करता है, गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल हर घर में है, गांव-गांव में पेट्रोल 100 रुपये हम लोग भरा रहे हैं, वो भी हर आदमी पर महंगाई का असर जा रहा है। अब आप आ जाइए ब्रजेश जी सब्जी भाजी पे। भाई, आपके घर में अगर 4-6 लोग खाने वाले हैं तो आप एक बार सब्जी 300-400 रुपया के लाएंगे तो 2-3 दिन चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी 4 आदमी पे। और सकपुतिया 100 रुपया किलो बिकात है, आप 50 रुपया का आधा किलो सकपुतिया कल खरीदा है। सकपुतिया क्या होती है बीरेन जी? आई एम सॉरी, मतलब मुझे नहीं पता। और वो मिलती नहीं बाजार में जल्दी से। ओके ओके। और आलू 60 रुपया किलो है नया, पता नहीं किसान को उसका फायदा मिलता है कि नहीं। अब आप बताइए, इतनी महंगी सब्जी आम आदमी, गरीब आदमी कैसे खाएगा? आपका झोला भरता है जब आप जाते हो खरीदने? तो अब हम लोग तो नौकरी पेशा है, वेतन से काम चलाते हैं, भरे न भरे परिवार है उसको खिलाना है, लेकिन जिसके पास रोजगार नहीं है
वो कैसे 300-400 रुपये 500 रुपये की सब्जी खिलाएगा? उसके सामने तो बड़ी चुनौती है भाई। कोरोना काल है, रोजगार चले गए, और जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं, मोबाइल भी खरीद रहे हैं, इंटरनेट भी दे रहे हैं, वो सब्जी भाजी भी खरीद के ला रहे हैं। कितनी चुनौतियां हैं। किराए के मेरे कॉलोनी में 30% मकान खाली हैं, यानी कि लोग छोड़कर चले गए लखनऊ। जिस कॉलोनी में लोग किराए के मकान लेने के लिए खड़े रहते थे। तो महंगाई का असर तो है ना कहीं। ये काफी आश्चर्यजनक बात बताई आपने जी। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हर जगह मिलेंगे शहर में। लेकिन सरकार भाई कहती है कि हम अपना पेट्रोल डीजल पे चाहे तो वो वैट घटा के राहत दे सकती है, लेकिन वो कमाई की दुहाई देती है। कोरोना काल में शराब की दुकान खुलवा देती है, भाई कमाई नहीं हो रही, पैसा चाहिए, राजस्व चाहिए। उसकी अपनी मजबूरियां हैं। गरीबी के नाम पर सरकारें और राजनीतिक दल वोट मांगते हैं, लेकिन क्या आज वो गरीबों की बात सुन रहे हैं? इस महंगाई पर जो लोग गरीबी की दुहाई देकर सत्ता में आते हैं, क्या उनको ये परेशानी और गरीबी नहीं दिखती? ये इस देश का, प्रदेश का आम आदमी नागरिक जिसके घर में चूल्हा जलाने का संकट है, बाढ़ आई हुई है, घर गिर जा रहे हैं, राशन बह गया है, वो लोग कैसे जिएंगे? पता नहीं कैसे कैसे चीजें हैं। अब बात किसान की आई है जी। यहाँ पर अर्थशास्त्री लोग बैठे हैं। मैं बजट का बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन पिछला बजट जो था 5,80,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था। किसान की आय दुगुना करने का उत्तर प्रदेश में संकल्प था। जब से पैदा हुए तब से सुन रहे हैं दुगुना करेंगे आय। और पूंजीगत बजट का कृषि विभाग में मात्र 1.57% खर्चा हुआ है। आप ये सोचिए कि 2% से भी कम ये पूंजीगत बजट का खर्च कर पाए हैं, जो किसानों की आय दुगुना करने की बात कहते हैं। आज इस सवाल को विपक्ष का कोई विधायक या सांसद या नेता मंत्री पूछे, पता लग जाएगा। तो ये जी समाज की दुर्दशा है। बरसात है, सड़कें बह गई हैं। तो क्या विपक्ष इसको मुद्दा बना पा रहा है महंगाई को? देखिए, मुद्दा तो हमेशा बनता है, लेकिन सरकारों की इसकी परवाह नहीं होती। और महंगाई की मार जितना हम आप झेलते हैं, उससे ज़्यादा घर की स्त्रियां झेलती हैं। उनको परेशानी होती है। हम आप तो दिन भर बाहर रहते हैं, तमाम चीज़ों को नहीं जान पाते। वो घर चलाती हैं, उनको पता है नॉन तेल लकड़ी का दाम क्या है, और हल्दी मिर्चा नेबुआ और सब्जी भाजी कहाँ से आ रही है। लेकिन सामाजिक जो अंतर है, जो असमानता है, वो ये है कि एक तरफ गरीबी कान छिदवाएगी तो तिनका डाल लेगी, और अमीरी सोने की दुकान पे जाके बड़े बड़े टप्स और बालियां खरीदेगी। आप इस बात से भी देख सकते हैं इस देश की असमानता को, कि गरीबी एक एक निवाले को तरसती है, और अमीरी जाके ब्यूटी पार्लर में आंख पे खीरा रखवाती है। पता है आपको? देखा होगा ये सब तो आपने। आइडिया आपको ज्यादा रहता है इसका। नहीं, ये प्रदेश के लोग जो सुन रहे हैं वो जान रहे होंगे। देखिए, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है महंगाई से, क्योंकि उसका खर्चा सरकार उठाती है। अरे किसी ने आंख में खीरा रख लिया तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये मैं खाली बस असमानता की बात कर रहा हूँ ठीक बात। कि गरीबी एक निवाले को तरस रही है, और यहाँ हम खीरा आंख पर लगाते हैं सुकून के लिए। जिनके पास पैसा है वो सब करें, क्या फर्क पड़ता है? जी वीरेंद्र जी। विपक्ष जो आज है और उनके नेता और प्रदेश की जनता, वो अगर आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, उनको इस महंगाई की मार को झेलना पड़ेगा। सारा नारा, सारा आदर्श वाक्य सब उनके लिए है। देखिए, जितने भी चीज़ें होती हैं समाज में, बड़े बड़े स्लोगन, वो सब दूसरों को पालन करने के लिए बनी हैं, खुद पर लागू नहीं होती हैं। ये बहुत हमेशा रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि बीजेपी सरकार ने जो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, वो उस वादे को भूल गई। अब आप कहते हैं विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जय श्री राम भी है साथ में। आज मैं 4 लाइनें कहूँगा, उनसे समझिएगा जी। कि देश चलता नहीं, मचलता है। मुद्दा हल नहीं होता है, सिर्फ उछलता है। और बीजेपी सरकार का एक ही बड़ा काम है, एक ही बड़ा काम, कि काटो फीता, बदलो नाम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं शबनम पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी, जनता की ये समस्या और महंगाई की गंभीरता का एहसास आपकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर पा रही है? आम आदमी परेशान है। आपने डिबेट में बाकी प्रवक्ताओं को भी, विशेषज्ञों की भी बात सुनी। ये गंभीर चिंता का विषय है। आप इसको सिर्फ एडजस्ट कर लीजिए कहकर नहीं निकल सकते हैं, आपको इसका समाधान देना पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, अगर हमारी सरकार संवेदनशील नहीं होती और जनता के नब्ज को नहीं जानती होती, जनता की समस्याओं को नहीं जानती होती, तो ये उज्ज्वला योजना में कनेक्शन नहीं दी होती। क्योंकि अब तक की सरकारें तो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कनेक्शन नहीं देना चाह रही थी, मध्यम और उच्च वर्ग को सिलेंडर नहीं देना चाह रही थी। हमने तो कनेक्शन भी दिया ताकि जब उनकी कमाई होगी तो वो लेंगे। ये भेदभाव हमने खत्म किया उज्ज्वला के इसमें लाके। अगर जनधन योजना से हमने अकाउंट खोला तो की कोशिश करी, खा जाने वाली सरकार सारे सिलेंडर साइड पड़े हैं लोगों के, चूल्हा फूंक रहे हैं लोग। आपको चिंता कहाँ है? 80% आपको तो शायद पता भी नहीं है कि सिलेंडर कितने भरे हैं दोबारा। 15% पे जनता को संतुष्ट दोबारा नहीं भराते हैं लोग। दोबारा इनसे पूछिए ना कितने प्रतिशत लोगों ने सिलेंडर भरवाए हैं, फ्री में कनेक्शन दे दिया और वसूली किससे करी आपने? उसी गरीब जनता से आप वसूली भी कर रहे हैं। आप ये बताइए, कोरोना काल में जिस समय लोगों के व्यापार बंद थे, बिजनेस बंद थे, आपने उनको क्या सुविधाएं दी? बिजली का बिल तक नहीं आपने माफ किया। वो तो बता रहे हैं कि दूसरी सरकारें जिम्मेदार हैं। अरे ये तो इनको तो मौका मिलेगा तो ये भी कह देंगे कि नेहरू जी जिम्मेदार थे इन सारी चीजों के लिए। कभी मौसम जिम्मेदार हो जाता है, कभी जो है इंटरनेशनल मार्केट जिम्मेदार हो जाती है, पर ये अपनी जिम्मेदारी कभी ना लेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी नहीं लेते, ये जिम्मेदारी बांट देते हैं। जो कभी नेहरू जी को जिम्मेदारी दे देते हैं, कभी मौसम विभाग को दे देते हैं, कभी मैं प्याज नहीं खाती हूँ उसको दे देते हैं। पहली बार महंगाई, हाँ पहली बार सदी की महामारी आई है। इन 100 सालों में कभी ये ऐसी महामारी नहीं आई। विश्व के बड़े बड़े देश औंधे मुंह गिरे, पर हमारी शबनम जी, लेकिन आपको इस बात का दुख है, इस बात की चिंता है कि गरीब आदमी महंगाई से परेशान है। आपको इस बात की चिंता है या नहीं है? आपको चिंता है या नहीं है? एक मिनट मैडम, एक सेकंड। सामान्य परिस्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि पैसे उगते नहीं है और 1.3 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड खरीद के ऑयल कंपनियों को दे देते हैं। कितना आपने पेमेंट किया आपको पता है? ऑयल बॉन्ड चुकाए। ऑलराइट, थैंक यू। जूही सिंह जी को लिया जाए स्क्रीन पे। धन्यवाद। रुकिएगा आप लोग रुकिएगा प्लीज। डिबेट को हम सिस्टमैटिक चलाएंगे। शबनम जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, डिबेट को मुझे आगे बढ़ाने दीजिए। जूही सिंह जी मौजूद हैं। जूही जी, शबनम पांडे जी समझने को तैयार नहीं है और वो महंगाई की इस गंभीरता का एहसास नहीं कर रही, बता रही हैं विपक्ष की वजह से ये सब बढ़ रहा है या आपकी सरकारों की गलतियों की वजह से हो रहा है। देखिए ब्रिजेश जी, एक तो ये लोग पढ़कर नहीं आते हैं। उज्ज्वला योजना पे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कंपैशनेट इकोनॉमिक्स ने कहा है कि उत्तर प्रदेश एक सेकंड शबनम जी प्लीज, शबनम जी प्लीज, उनको बात रखने दीजिए। आपस लोग मैडम सुन लीजिए, इतनी नाराजगी की क्या बात है भाई? आप अमीर हैं, हम गरीब हैं, तो सुन लीजिए ना। आपके चिल्लाने से थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी। कुछ करना आपको है नहीं, यहाँ बैठकर विपक्ष के ऊपर चिल्लाना है क्योंकि आप मानना नहीं चाहती है कि महंगाई है। हद हो गई है शबनम पांडे। आप बोलिए जूही जी, आप गो अहेड प्लीज। शबनम जी शांत होइए प्लीज। शबनम जी शांत होइए, सिर्फ जूही सिंह जी बोलेंगे। यस गो अहेड मैडम, बोलिए आप, गो अहेड। कंपैशनेट इकोनॉमिक्स ने कहा है कि ज्यादातर उज्ज्वला योजना के सिलेंडर लोगों के भरवा नहीं पाए क्योंकि वो असमर्थ हैं भरवाने में। जुलाई में 26 लाख रोजगार खत्म हुए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने आपको बताया है कि शहरी रोजगार खत्म हो रहे हैं। मैडम बोल लेने दें उनको, उनकी बात रखने दीजिए। एक सेकंड रुकिए। रोजगार ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जी, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर नहीं कोई खरीद पा रहा है। फल और सब्जियों के दाम 9% से अधिक बढ़ चुके हैं मैडम। खाद्यान्न तेल के दाम बढ़ चुके हैं। साथ ही यदि आप देखें तिलहन, दलहन, प्याज 92% बढ़ चुका है। माल ढुलाई बढ़ रही है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, इस बात को मानेंगे नहीं और ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो है हमें बहुत कुछ दिया, तो इस मामले की कोई सल्यूशन कहाँ से आएगी? और 60 लाख पद करीब खाली हैं पूरे भारतवर्ष में, तो कब भरेंगे आप? रोजगार देने का आपका वादा था, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं। पैसे की वैल्यू कम हो रही है, मान आप रहे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। तो जी
ऑलराइट मैम, आप पानी ले लें थोड़ा जी, आप पानी ले लें, मैं साल में मिलने थे, क्यों तब तक नहीं मैं प्रियंका गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रियंका जी, ये तो आरोप आपके ऊपर लगा रही हैं शबनम जी। नहीं, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर ये बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाह रही हूँ इन्होंने कितना अभी तक एक्साइज ड्यूटी से कमा लिया। इन्होंने जो कमाया है वो कमाया है बल्कि 23 लाख करोड़ रुपए, और एक्साइज ड्यूटी में इन्होंने कितना पे किया है उसकी चिंता है, पर आपने कमा के ऑयल बॉन्ड क्यों ले लिया? आपने कमा के मैडम ऑयल 7 बॉन्ड क्यों साल ले से लिया? तो आप दूसरी सत्ता में सरकार हैं, ने भूल कर्ज गई रखने क्या? का आप काम विपक्ष में क्या बैठी क्यों हुई हैं किया? क्या? नहीं, आप ये इसमें बताइए, सच्चाई आप सवाल बोलिए। पूछती रहेंगी और मैं जवाब देती रहूंगी। सत्ता में निश्चित कौन तौर बैठा हुआ पे, है? निश्चित आप तौर पे, बैठी जब हुई हैं। चोरी महंगाई करेंगे का तो आपने सीना वादा चोरी किया था करने कि का मौका आप नहीं महंगाई 100 मिलेगा दिन में कम प्रियंका कर जी। देंगी। मैडम, ये क्यों ऑयल आपके बॉन्ड वादे लिया थे, कि क्यों दूसरी करे आपने सरकार झूठे आके वादे उसको जनता से? चुकाए? आपने कहा आप काला धन आपकी लेकर आएंगी, सरकार कहाँ है क्या काला कर धन? रही थी? आपने कहा आतंकवाद कम कर आपकी देंगी, सरकार क्या और कर नोटबंदी रही थी आपने इसलिए प्रियंका करी जी? थी। कहाँ ऑयल है वो बॉन्ड नोटबंदी लेके और चोरी कर रही आतंकवाद थी। का कमी हो गई हो? ऑयल बॉन्ड लेके चोरी कर रही थी और प्रश्न कर रही है कितना मैडम चुकाया? देखिए, यहाँ आपने पर लिया आप ही तथ्यों क्यों? के आधार पे बात आपने करें, लिया ही क्यों? अपनी भड़ास ना निकालें। तथ्यों के आधार पे बात करें कि कौन सा चोरी और कौन सी बात। सीना चोरी तो नहीं करनी तो महंगाई को दूंगी। एडजस्ट कर लीजिए, सोल्यूशन दिया परिवार तो का नहीं। गुणगान गाने वालों मैडम, को महंगाई राष्ट्र को का गुणगान एडजस्ट करवा आप के कर सकती हैं, रहूंगी। पर एक आम आदमी नहीं कर सकता जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा है। 2 दिन हफ्ते में उसको बंद रखना पड़ रहा था अभी तक। अब किसान को कितने पैसे दिए हमने? तो मैडम ये बताइए, 6,500 आपने दिया। किसान आपने पूरी का कौड़ी नहीं बकाया दी। जो गन्ने का है वो उन्हें कब आत्महत्या देंगी? के लिए आप बेबस झूठे किया। वादे और जुमलों के साथ जो राजनीति कर रहे हैं उसका अंत बहुत जल्दी हो उसका जाएगा, रिपोर्ट क्योंकि कार्ड आपको एहसास ही जनता नहीं ने है। 14, 17, आपको ये 19 में एहसास दिया नहीं है और आगे कि भी 22 में महंगाई की जो देगी। दर है उसकी वो चिंता मत करिए। 6.25% हो चुकी है, और आप Useless। एफडी का एक इंटरेस्ट की सेकंड अगर जी, बात करें। ऑलराइट प्रियंका जी, शुक्रिया जी। जूही जी, यस, आप अपना पॉइंट कंप्लीट करें। जी, देखिए, किसान की बात कर रही है शबनम पांडे। किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है, वो अपनी फसल बेच नहीं पा रहा है। 13% आपकी खरीदारी हुई है, आपने गैस सिलेंडर के दाम आज बढ़ा दिए हैं। अभी वीरेंद्र जी को हम सुन रहे थे, ब्रिजेश जी आपने भी कहा सब्जी फल सबने अपनी थालियों में कटौती कर दी है। गृहिणी की तरह तो सोचिए, बच्चों को हम क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और कहाँ से स्कूल की फीस 1200 देंगे? पे रुपए की सिलेंडर कीमत सस्ता कम दिखता हो था रही है। आपको क्या? आपने नौकरियों का वादा किया था, 1200 प्रधानमंत्री ने कहा था पे 2 करोड़ सिलेंडर नौकरियां 2013, हर वर्ष देंगे। 14 कहाँ है में वो सस्ता नौकरियां? थैंक यू मैम, आप बहुत ये बताइए शुक्रिया। कि मैं उत्तर प्रोफेसर प्रदेश मनोज जवाब अग्रवाल जी, सभी नौकरियों का आप लोग निर्माण कृपया रुक करते जाएं। हैं। अपन लोग इस मुख्य पर अधिकारी क्या पॉलिटिकल, आपने? आप लोगों की हमने राय ले रही है, अब जरा एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन ले लेते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल जी, आप मुझे बताइए कि निकट भविष्य में आप कोई समाधान सरकार को सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि हम इस पर नियंत्रण कुछ स्थापित कर सकें बढ़ती हुई महंगाई पर? देखिए, महंगाई रोकने के जहां तक पेट्रोल और डीजल की जो इस समय विशेष चर्चा चल रही है, इस पर तभी हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और किसी भी सरकार के आमदनी के स्रोत जैसे डाइवर्सिफाइड होते थे उस प्रकार से हों, तो इसमें कुछ कमी संभव है। और इंटरनेशनल प्रेशर है, वो अपनी जगह है, लेकिन मेन समस्या क्या है कि जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्रोत पर चाहे केंद्र सरकार की टैक्सेस हो और चाहे राज्य सरकारों के वैट के रूप में टैक्सेस हों, तो ये जब तक इनके आय के स्रोत और नहीं बढ़ते हैं, जो शिथिल हो चुके हैं कोरोना पीरियड के 1.5 साल के कारण, और यही वजह है कि अगर सरकारों के बजट उठा करके देखेंगे, किसी भी राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के बजट उठा करके देखेंगे कि उनको खर्चा करना पड़ रहा है, तमामों इस प्रकार के व्यय हैं जो करने पड़ रहे हैं जी। और कई खर्चे उनको रोकने पड़ रहे हैं। मैं आज एक चीज की प्रशंसा करूंगा वीरेंद्र जी की, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें फेल हो गई, उन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि कृषि के व्यय में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस चीज को मैं पिछले 30 वर्षों से कह रहा हूं कि कृषि या इस प्रकार के तमामों और खर्चों में जो बजट में दिखाया जाता है, 30 वर्षों का बजट उठा करके देखिए, उस प्रकार का बजट पर व्यय नहीं होता है। और आज भी जो अनुपूरक बजट आया है, उस बजट में भी देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयारी से यहां पर नहीं आई है। उसमें जो कृषि के ऊपर अनुपूरक व्यय है वो है ब्याज के रूप में देनदारी, जो पूंजीगत देनदारी दिखाई गई है। ठीक है, कुछ चीजों का है, इसी प्रकार से तमाम और हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं, जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जागृत नहीं होंगी, सतही चर्चा इस तरह हम लोग करते रहेंगे, ना उपभोक्ता का भला होगा, ना युवा का भला होगा, ना किसान का होगा, ना उद्यमी का भला होगा। ये हम सतही चर्चा करते रहेंगे। कृषि का किस प्रकार से लागत घटे, कोई चर्चा नहीं हो रही है। एमएसपी की जहां तक बात है, जिस प्रदेश का 80% से ज्यादा मार्जिनल फार्मर से जो
बाजार में बेचता ही नहीं है, केवल उसकी लागत बढ़ती है, उसको आप एमएसपी से उसकी व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? आप कोल्ड स्टोरेज नहीं दे रहे हैं, आप उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक सबसिस्टेंस फार्मर की भी तो चिंता करिए। आप केवल एक सतही चर्चा इस प्रकार से करते हैं किसान की, वो नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कई वर्षों के बाद मुझे एक पॉइंट ये लगा कि कहीं टेलीविजन डिबेट में किसी ने इतनी मासूमियत से और इतने जो है जिम्मेदारी से एक चर्चा उठाई। मैं उनको बहुत शुक्रिया सर। मैं वीरेंद्र जी तक आपकी बात कन्वे जरूर करूंगा। सिद्धार्थ कलन जी, आप मुझे बताइए कि क्या तरीका अपनाया जाए जिससे कि हम ये बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करें? ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। अब चुनाव आने वाले हैं, सरकार पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। तो आपको फौरी तरीका बताया जाए? आप दोनों तरीके बता सकते हैं। देखिए, फौरी तरीका एक ही है, चूंकि महामारी मैं हर तरीके के लिए हर समय तैयार रहती हूँ। चूंकि महामारी भी है और दुनिया के तमाम मुल्कों में वो चीज़ हुई भी है। फौरी तरीका ये है कि नकदी का सीधा स्थानांतरण लोगों की जेब में जाए सीधे, यानी कि सरकार किसी डायरेक्ट बेनिफिट दें डीबीटी के माध्यम से। मैं बार बार कह चुका हूँ, प्रियंका जी की पार्टी की एक योजना थी न्याय, तो अब उसका नाम आय या गाय कुछ भी रख दिया जाए, लेकिन अगर आम आदमी की जेब में पैसा जाएगा सीधे तौर पर तो खरीदारी बढ़ेगी, बाज़ार में खरीदारी बढ़ेगी तो बाज़ार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। जो बात डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब कह रहे थे कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकॉनमी थोड़ा बढ़ती नज़र आएगी, सरकार पर दबाव कम होगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की भी स्थिति में आएगी और कॉस्ट इंड्यूस इन्फ्लेशन जो है उस पर लगाम लगेगी, तो चीज़ों की कीमतें भी वो धीरे धीरे गिर सकती हैं। एकमात्र तरीका हाल फिलहाल का मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि सीधा तौर पर नकदी का हस्तांतरण किया जाए, जैसा कि दुनिया के बाकी मुल्कों में कोरोना महामारी के दौर में किया गया है या अन्य समय पर आर्थिक संकट आने की दशा में किया गया है। यदि वो किया जाता है तो महंगाई की ये जो मार झेल रहा है, ये जो सामान्य खाद्य वस्तुएं हैं ये महंगी क्यों हो रही? क्या जमाखोरों ने इस पर कंट्रोल कर लिया है? देखिए, वो तय करते हैं कि किस कीमत पर क्या बिके? नहीं, वो बिल्कुल तय हो रहा है, क्योंकि अभी आलू की कीमत वीरेंद्र जी ने बताई और बिल्कुल सही बताई। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू मैंने ये भी देखा है, कन्नौज की मंडी में मैंने कुछ खबर लिखने के लिए फ़ोन किया तो खुकरी और चिप्सोना, ये सब ब्रांड है आलूओं की, इनकी कीमत वहाँ औंधे मुँह गिरी पड़ी है। यानी कि यहाँ से 4 से 5 गुना कम कीमत पर थोक मंडियों में आलू की जो है वो खरीद हो रही है। तो स्थिति ये है, उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते 4 से 5 गुने दाम बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ा कारण, ये चिंता का विषय है। मतलब दलाली इसी में है बीच में। जी जी जी, बिल्कुल। ओके, तो इस दलाली से मुक्ति चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि एक बेहद गंभीर और 24 करोड़ लोगों के जीवन से जुड़ी हुई परिचर्चा में सम्मिलित करने के लिए। बहन भाइयों, महंगाई एक ऐसी समस्या है जो किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी एक हिंदू मुसलमान की नहीं है। ये समस्या से सभी पीड़ित हैं। लिहाजा महंगाई पर काबू करना और उस पर कंट्रोल करना ये सरकार का प्राथमिक दायित्व है और विपक्ष का दायित्व है कि इस मुद्दे पर सरकार को जगाते रहना, और हमारा काम है इस पर डिबेट करते रहना। धन्यवाद, नमस्कार। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। पेश है अलाइफ ब्यूटी सोप, जिसके 80% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स और ग्लिसरीन आपको देखो बसूरते हर दिन। एक्सरसाइज से भी जरूरी क्या है जानते हो? क्या? सेहतमंद